हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रुद्रांश और मैं आप सभी के लिए एक स्टडी चैनल लेके आ गया हूँ जिसका नाम रहने वाला है रुद्रांश इरा। जिसमें मैं जो कि खुद ही एक क्लास 9th का स्टूडेंट हूँ, वो 8th 9th के बच्चों को पढ़ाऊँगा और ये एक फ्री कोर्स है। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक मैं खुद ही जब क्लास 9 में पढ़ता हूँ किसी चीज़ को, तो मुझे ये पता रहता है कि कहाँ पे क्या डाउट आपको हो सकता है और क्या चीज़ नहीं समझ में आता है। क्योंकि मैं भी स्टूडेंट हूँ और आप भी स्टूडेंट हैं, इसीलिए अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा। और आइए हम इस चैनल की नई शुरुआत आज से करते हैं, बायो के पहले लेक्चर सिल से। और कोई भी डाउट हो क्लास 8th और 9th दोनों स्टूडेंट के लिए, तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा और कमेंट का रिप्लाई आपको मिल जाएगा 1 घंटे के अंदर। तो चलिए, और इस चैनल को अपना प्लीज़ सपोर्ट और प्यार दिखाइए ताकि ये चैनल ग्रो करे और आप जैसे और भी स्टूडेंट इससे चैनल से हेल्प मिल पाए, यही हमारा मोटिवेशन है। तो प्लीज़ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करके लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम आज चैप्टर नंबर 2 सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ को स्टार्ट करेंगे। हम एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे। जो भी आपको डाउट आएंगे प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा और उसके जो डाउट है वो दूर किए जाएंगे आपको, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो। तो आज हम बायो के चैप्टर 2 को स्टार्ट करेंगे, सेल। तो हम पहले ये समझते हैं सेल है क्या। सेल सेल इज़ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल एक बहुत छोटी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। तो हम ये समझते हैं सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा गया है। सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ इसलिए कहा गया है क्योंकि सेल एक छोटा सा स्ट्रक्चर है। इसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलीज हैं और सेल जब कंबाइंड होते हैं एक अमाउंट में, तो यहाँ पे ये कंबाइंड होने के बाद फॉर्म करते हैं टिश्यू। ये ऐसे जब छोटे छोटे सेल एक साथ कंबाइंड होके एक स्पेसिफिक फंक्शन करेंगे तो ये टिश्यू कहलाएंगे। और यही टिश्यू जब फिर कंबाइन होंगे तो ये एक ऑर्गन बनाते हैं। तो ये जब ऑर्गन एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और ऑर्गन सिस्टम हम एक लाइफ और पूरा ऑर्गेनिज्म बनाने लगता है, जो कि ऑर्गेनिज्म लिविंग होता है। ये हमने समझ लिया सेल एक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है। अब हम ये समझते हैं कि ये फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों है। क्योंकि एक सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज होते हैं। ये इन ऑर्गेनेलीज का कुछ डिफरेंट फंक्शन होता है। तो ये ऑर्गेनेलीज या सेल हम कह सकते हैं जब कंबाइन होते हैं, या आप समझ लीजिए स्टोमक का भी जो एक सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट वो सेल है। आपके बॉडी का हर एक सबसे छोटा पार्ट सेल ही है। तो सेल में बहुत सारे ऑर्गेनेलीज होते हैं, राइबोसोम, लाइजोसोम, गोल्गी अपरेचर। ये सारे जो ये ऑर्गेनेलीज हैं, इनको एक स्पेसिफिक फंक्शन बांटा गया। आप ऐसे समझिए, अगर एक फैक्ट्री है बहुत बड़ी, उसमें अगर एक ही लोग को सारी जिम्मेदारियां दे दी जाए तो वो नहीं कर सकते। वहीं पर अगर उनको एक अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए लोगों में, तो वो अच्छे से फंक्शन करेगी फैक्ट्री और बहुत ज़्यादा चीज़ों को प्रोड्यूस करेगी। वैसे ही सेल है। सेल में देख सकते हैं आप यहाँ पे कि डिफरेंट ऑर्गेनेलीज हैं। ऑर्गेनेलीज के कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे राइबोसोम, इनको प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। लाइसोसोम सुसाइड बैग ऑफ सेल है। ऐसे ही जो सेल है वो अलग अलग चीज़ों को परफॉर्म करते हैं हमारे बॉडी में, इसीलिए इनको फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। आपके बॉडी में हर एक प्रोसेस जो हो रहा है, जैसे एक एक्सक्रिएशन का एक प्रोसेस है जिसमें आपके बॉडी से जो वेस्ट है ये निकाले जाते हैं। रिस्पायरेशन जो किया जाता है, सब आपकी बॉडी कर रही है, लेकिन बॉडी के अंदर एक छोटा जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है सेल, इस सभी चीज़ों को करने वाला सेल ही है। तो इसीलिए सेल को फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। सेल को यहाँ पे क्वेश्चन है कि सेल अपने आप को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। सेल अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं मिटोसिस के थ्रू। मिटोसिस एक प्रोसेस है। अभी यहाँ इसी चैनल पे आपको मिटोसिस के ऊपर एक डिटेल वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी। तो आइए हम पढ़ते हैं
अपने चैप्टर को। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि पहले जो मतलब साइंटिफिक कम्युनिटी जो थी उनका मानना था कि लाइफ जो है वो वाटर से मतलब ऑरिजिनेट हुई है। कुछ रिसर्चर्स जो थे वो लद्दाख के पूगा वैली में जाके हॉट स्प्रिंग में, जहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर पहुँच जाता है 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा हो जाता है, उस कोल्ड क्लाइमेट में आप सोचिए जब वाटर का टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाता है, वहाँ पे सूर्य के जो रेडिएशंस है, हार्श क्लाइमेट है, उन सभी में एक हीट लविंग बैक्टीरिया का जन्म होता है, जिनको हीट लविंग बैक्टीरिया कहा जाता है। उनका नाम है थर्मोफाइल्स। थर्मोफाइल्स हीट लविंग बैक्टीरिया है। ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट पैलियो साइंस के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इन हॉट स्प्रिंग पे रिसर्च किया और उन्होंने पाया कि इसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की एक लेयर बहुत तेज़ी से फॉर्म होती थी और ये जो डिपॉजिट्स थे ये ऑर्गेनिक मैटर मॉलिक्यूल्स को सन के हार्मफुल रेडिएशन और एक्सट्रीम कंडीशन से बचाते थे। और ये जो लेयर है ये एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन का काम करती थी। और हम जैसा कि जानते हैं कि जो सभी ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर लाइफ पाई जाती है वो सब सेल से ही बने हैं। कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है जो सेल से ना बना हो एक्सेप्ट वायरस। वायरस ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसकी बात हम वीडियो में आगे करेंगे। तो जो हमारे ऑर्गेनिज्म है ये बेसिकली जो मेन होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। एक और होता है ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ वायरस है। वायरस इसीलिए ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म है क्योंकि इसके अंदर जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो नहीं पाए जाते हैं। अब सेल ऑर्गेनेलीज क्या होते हैं ये वीडियो जो लेक्चर सेकेंड आएगा इस पे हम बात करेंगे। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है इनके अंदर सिर्फ एक सेल होता है। ये जैसे कि यहाँ पे हम बात करते हैं अमीबा, पैरामीशियम। और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जैसे एनिमल हुआ, प्लांट हुआ, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इनके अलग अलग सेल्स होते हैं, अलग अलग सेल्स कंबाइन होते हैं तो टिश्यू बनाते हैं, सेम ग्रुप के सेल जो होंगे। और ऐसे अलग अलग जो सेल है कंबाइंड होकर डिफरेंट ऑर्गन फाइंड करेंगे। डिफरेंट ऑर्गन जब वो फॉर्म करेंगे तो वहाँ पे उनके अलग अलग जो फंक्शंस हैं अलग अलग ऑर्गन के थ्रू किए जाते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चंस है जो कि एग्ज़ाम में या कोई टीचर आपसे ये पूछ सकता है कि ये व्हाट इज़ लाइफ, ये लाइफ है क्या, ये लाइफ है क्या, ये आपको टीचर पूछ सकता है। तो जो हम कह सकते हैं कि वो बॉडी जो एक वाइटल एक्टिविटी परफॉर्म कर सकती है वही लाइफ है। जैसे कि हम एक प्रोसेस है रिस्पायरेशन का, और प्रोसेस है रिप्रोडक्शन, और है डेवलपमेंट या ग्रोथ, और डिफरेंट प्रोसेस है जैसे एक्सक्रिएशन का प्रोसेस, रिस्पायरेशन, ये जो प्रोसेस है इनको वाइटल एक्टिविटी कहा जाता है। जो भी बॉडी है अगर वाइटल एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा है तो वही लाइफ कहलाता है, उसी के अंदर लाइफ पाया ही जाता है। जैसे हम बात करते हैं ह्यूमन की, ह्यूमन रिस्पायरेशन भी करता है, रिप्रोडक्शन भी करता है, ह्यूमन के अंदर ग्रोथ भी पाई जाती है। ह्यूमन जो ईट करता है, इनटेक करता है फूड को, उसको
वो बॉडी से रिमूव भी करता है वेस्ट को, और ह्यूमन मेन रिस्पायर भी करता है। इन सभी प्रोसेस को आप देखेंगे, ना तो कोई नॉन लिविंग थिंग्स जैसे एक मोटरसाइकिल, वो ना तो यहाँ पे रिस्पिरेशन करती है, और वो ना ही यहाँ पे रिप्रोडक्शन कर सकती है, और ना वो ग्रोथ कर सकती है, और ना ही वो अपने कुछ वेस्ट को निकाल सकती है बाहर। तो हम ये कह सकते हैं, एग्ज़ाम में अगर आपको पूछेगा व्हाट इज़ लाइफ, तो आप वहाँ पे मेंशन करिएगा द ऑर्गेनिज्म विच इज़ एबल टू परफॉर्म द वाइटल एक्टिविटी इज़ कॉल्ड लाइफ। तो यहाँ पे अब हमारी जो अगली स्लाइड है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं कि ये सेल का स्ट्रक्चर होता क्या है। एक चीज़ हम और बात कर लें, ये जो सेल होता है, ये आपका एक, अगर सपोज करिए ये आपका सेल है, सेल ज़रूरी नहीं है कि सर्कल भी हो, ये कुछ भी शेप का हो सकता है, जैसे कि स्पर्म सेल, ओवम सेल, ये डिफरेंट इनका स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे जो सेल हैं, सेल के अंदर ये डिफरेंट ऑर्गेनेलीज हैं। तो लेकिन जो सेल की एक कवरिंग है उसको कहा जाता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। ये सिलेक्टिवली परमिएबल क्या होता है, या तो ये मतलब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहिए या इसको सेल मेम्ब्रेन कहिए, बात एक ही है। ये एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब होता है ये चीज़ों को खुद से सिलेक्ट कर सकता है। जैसे आप सपोज करिए कि ये इसके आरी बगल से बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर सेल को, जैसे हम सपोज करते हैं ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो सेल जो है ऑक्सीजन को ही इनटेक करेगा, ना कि किसी और चीज़ को। सेल के द्वारा बहुत सारी परमिएबिलिटी दिखाई जाती है। तो जैसे एक प्लांट में एक एक्स्ट्रा कवरिंग पाई जाती है जिसका नाम होता है सेल वॉल। सेल वॉल जो होता है ये परमिएबल है, ये सभी चीज़ों को मतलब ले सकता है, कुछ भी है। जैसे सेल वॉल पाया ही क्यों जाता है प्लांट में, पहले हम इसकी बात करते हैं। देखिए आपका जो प्लांट है इसका एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है। ये जैसे यहाँ पे कोई प्लांट है, ये इस प्लांट के जो सेल हैं इनके ऊपर एक एक्स्ट्रा कवरिंग पाई जाती है, इसको नाम दिया गया है सेल वॉल, और इसको नाम दिया गया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। ये जो होती है ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। सिलेक्टिवली परमिएबल का क्या मीनिंग है? सिलेक्टिवली परमिएबल का मीनिंग है कि ये चीज़ों को सेलेक्ट करके इनटेक करती है, जो इसको चाहिए। ये बाहर के जो इसके कांटेक्ट में मटेरियल्स हैं वो उनसे सिर्फ यूजफुल सब्सटेंस को इनटेक करता है। और जो ये सेल वॉल है, सेल वॉल प्लांट की एक एक्स्ट्रा कवरिंग है, और ये जो है सिर्फ उन्हीं चीज़ों, ये सभी चीज़ों को कहती है सब आओ सब आओ, मतलब जो आरी बगल के वेस्ट हैं ये सब को बुलाती है। और एक क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि ये जो प्लांट के ही पास क्यों ये सेल वॉल होता है। प्लांट के पास सेल वॉल इसलिए होता है ताकि ये इनको एक रिजिड स्ट्रक्चर मिले। और जैसे प्लांट, हम तो हमारे ऊपर अगर बारिश हो रही है या धूप है तो हम छांव में बैठ जाएंगे, घर में बैठ जाएंगे, लेकिन ये प्लांट का क्या, प्लांट तो हमेशा एक ओपन इन्वायरमेंट में रहेंगे, हार्श इन्वायरमेंट होगा, सन की रेडिएशंस आएंगे, बारिश होंगे, धूल मिट्टी हवाएं चलेंगी, विंड फ्लो होंगे, तो इससे ये इनका स्ट्रक्चर जो है ख़राब ना हो जाए, इसीलिए इनको
इनके ऊपर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सेल वॉल का एक रिजिड स्ट्रक्चर पाया जाता है। ये जो स्ट्रक्चर है ये बेहद ही रिजिड होता है, इसीलिए इनको मुड़ने से बचाता है। ये इनको एक सीधा ऐसे स्टैंड करके रखता है। और हम बात करते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ सेल। अब सेल में हमने जैसे कि बात किया कि सेल एक अगर ऑर्गेनाइज वे में हो तो वो टिश्यू को बनाता है और टिश्यू ऑर्गन्स को फॉर्म करते हैं, और यही सब चीज़ें जो हैं मिल के जब काम करती हैं तो ऑर्गेनिज्म का फॉर्म करते हैं। तो हम ये बात करते हैं कि सेल बना कैसे होता है, सेल के डिफरेंट स्ट्रक्चर, ये सेल होता कैसे है, हम इसको पढ़ेंगे। तो जो सेल है ये इसके बाउंड्री जो है उसको हम सेल बाउंड्री या फिर कह सकते हैं कि इन्हीं को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, जो इनको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करके रखती हैं। तो वो चाहे सिंगुलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो चाहे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, सब के अंदर ये सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है या सेल बाउंड्री पाई जाती है। इसको आप चाहे सेल मेम्ब्रेन कहें चाहे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहें, बात एक ही है। तो ये सेल मेम्ब्रेन क्या है? सेल मेम्ब्रेन सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है, नो मैटर उनके एक सेल के ऑर्गेनिज्म है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये एक थिन बाउंड्री है सेल वॉल, जो इसके अंदर के जो भी कंटेंट्स हैं, ऑर्गेनेलीज हैं, फ्लूइड है, उसको बाहर के इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करके रखता है। और ये एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन क्या होता है? ये एक इनविजिबल स्ट्रक्चर है। ये जैसे यहाँ पे ये हो गया सेल वॉल, ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के थ्रू बताया गया है, हमने उसी को कंसीडर किया है कि ये प्रोटीन और लिपिड से बने होते हैं। प्रोटीन और लिपिड जो है वो फॉस्फोलिपिड है, जो कि एनसीईआरटी में नहीं बताया गया है यहाँ पे। अब ये आप जानते रहे कि ये फॉस्फोलिपिड है। तो ये एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है, ये उन्हीं सब्सटेंस को अलाउ करता है जो एक सेल के लिए यूज़फुल है, और अनयूज़फुल सब्सटेंसेस को ये बाहर ही ब्लॉक कर देता है। और जैसे कि इसके सेल के आरी बगल अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन है और भी चीज़ें हैं, तो ये सिर्फ ऑक्सीजन को ही लेगा क्योंकि वही इसके लिए एक यूज़फुल सब्सटेंस है और सभी अनयूज़फुल सब्सटेंस है। तो इसीलिए ये पहले यूज़फुल सब्सटेंस को ही इनटेक करता है। तो यहाँ पे एक एनसीईआरटी में एक्टिविटी दी गई है, आपको एक पोटैटो लेना है, 2 पोटैटो, उसको 2 बीकर में पुट करना है। एक बीकर जो हो वो 20% उसमें सॉल्ट सोल्यूशन या शुगर सोल्यूशन हो, कोई एक होना चाहिए, और एक में प्लेन वाटर होना चाहिए। और उनमें 1-2 घंटे के लिए उसको ऐसे स्टिल छोड़ दीजिए, कुछ मत करिए उसमें। और आप उसके जो साइज है पोटैटो का उसको नोटिस करके रखिए और वेट करके रखिएगा बीकर में पुट करने से पहले। उसके 1-2 घंटे बाद जब आप उसको कैलकुलेट करेंगे दोनों बीकर के वेट को, तो जिसमें एक प्लेन वाटर होगा, कुछ नहीं होगा, वो सेम वैसे का वैसा ही रहेगा क्योंकि वो आइसोटोनिक सोल्यूशन है। और जिसमें आपने जो पोटैटो आपने सोल्यूशन में रखा होगा, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन में, सॉल्ट सोल्यूशन या शुगर सोल्यूशन में रखा होगा, वो आप देखेंगे कि वो श्रिंक हो जाएगा। अगर वो पोटैटो का कोई वेट था या उसकी जो भी साइज आपने देखी होगी उस बीकर में डालने से पहले, वो साइज को अपने चेंज कर लेगा। ये क्यों चेंज करता है, आइए हम इस पे बात करें। जैसे कि यहाँ एक्टिविटी में दिखाई गई है, जैसे यहाँ आप देखिए एक पोटैटो जो ये है और जो दूसरी पोटैटो ये है,
दोनों है, मतलब एक ही पोटैटो ए जिस आपने पुट किया होगा आइसोटोनिक सोल्यूशन। आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है इसके ऊपर अभी बाद में बात करते हैं इसी वीडियो में, जिसमें आपने कुछ नहीं प्लेन वाटर मिलाया हो वही आइसोटोनिक सोल्यूशन है। तो उसमें आप देखेंगे कि सेल जो पहले साइज था पोटैटो का वो उतना ही रहा है, पोटैटो का जो साइज है वो उतना ही है, उसमें कोई खास चेंज देखने को आपको नहीं मिला है। लेकिन जो आपने कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में रखा है पोटैटो, वो आप देखेंगे श्रिंक हो गया होगा, वो छोटा हो गया होगा, सिकुड़ गया होगा। वो ऐसा क्यों हुआ है हम इस पे बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी हम बात करते हैं ये आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या होता है। यहाँ पे आप अगर बीकर का पानी, एक बीकर लीजिए, और इस बीकर में आपको एक में प्लेन वाटर रखना है और दूसरे में एक कंसंट्रेटेड वाटर रखना है। ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, या जिसको हम कह सकते हैं सॉल्ट या फिर शुगर सॉल्यूशन। तो इसमें आप देखेंगे अगर आप रिंस को या मुनक्के को जिसको हिंदी में कहते हैं, उसको दोनों अगर सॉल्यूशन में पुट करेंगे, एक में प्लेन वाटर होगा, एक में कंसंट्रेटेड सॉल्ट और शुगर सॉल्यूशन होगा। कोई भी बेसिकली आप सेल को अगर इसमें पुट करते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो प्लेन वाटर था, जिसमें आप कह सकते हैं प्लेन वाटर, क्या यहाँ पे कोई भी लिक्विड लीजिए जिसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट इक्वल हो, वो सोल्यूशन जिसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट इक्वल क्वांटिटी में हो, वही प्लेन वाटर जो है वही है। यहाँ पे जो आपका सोल्यूट और सॉल्वेंट है ये इक्वल क्वांटिटी में मौजूद है। और यहाँ पे जो ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, इसमें आप देखेंगे कि आपने यहाँ पे एक्स्ट्रा जो है शुगर और सॉल्ट ऐड किया है, जिसमें सोल्यूट को आपने ज़्यादा रख दिया है और सॉल्वेंट तो वहाँ पे एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन आपने बना दिया है। और जो प्लेन वाटर था उसमें आपने प्लेन वाटर ही है, नो चेंज। इसीलिए जब दोनों के अंदर आप कोई चीज़ को रखेंगे तो आप पाएंगे कि जो आपने यहाँ पे कोई चीज़ रखी है प्लेन वाटर में, जिसको हम कह सकते हैं, तो ये प्लेन वाटर है, तो यहाँ पे अगर कोई चीज़ आप रखते हैं तो यहाँ पे वो चीज़ जो है उतना ही रहेगी, यहाँ पे आपको कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। और जो आप यहाँ पे सॉल्यूशन रखे होंगे वो जो है श्रिंक हो गया होगा, जिसको हम ये छोटा हो गया होगा। वो हुआ क्यों है? वो इसलिए हुआ है क्योंकि एक चीज़ आप ये समझ लीजिए, पहले हम इसको कवर कर लेते हैं कि ये ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न दोनों होता क्या है। देखिए, ऑस्मोसिस जो होता है वो मूवमेंट ऑफ वाटर है। ऑस्मोसिस इज द नेट मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। यहाँ पे जो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये कुछ नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात की जा रही है। यहाँ पे जो ऑस्मोसिस है ये एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जब वाटर मूवमेंट करता है, जैसे हम कह सकते हैं अगर अंदर से बाहर मूवमेंट हो रहा है या बाहर से अंदर मूवमेंट हो रहा है वाटर का, सेल के अंदर बाहर मूवमेंट हो रहा है कोई वाटर का, लिक्विड का, तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है, तो उसी को आप ऑस्मोसिस कहेंगे। और डिफ्यूज़न क्या है? डिफ्यूज़न का जो मीनिंग है वो इतना समझिए कि सिर्फ ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है बिना कोई मेम्ब्रेन के। इनको कोई मेम्ब्रेन की ज़रूरत ही नहीं होती है।
तो एग्ज़ाम में ये पूछ सकता है कि व्हाट इज़ डिफ्यूज़न या व्हाट इज़ ऑस्मोसिस, या 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछ लेगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूज़न। तो ऑस्मोसिस एक डिफ्यूज़न है वाटर का सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के मतलब पार ये जो मूवमेंट है वाटर का होता है। ऑस्मोसिस एक डिफ्यूज़न है, ऑस्मोसिस इज डिफ्यूज़न, ऑस्मोसिस इज डिफ्यूज़न। आप रिपीट करिए, ऑस्मोसिस एक डिफ्यूज़न है किसका, वाटर का। ऑस्मोसिस इज द डिफ्यूज़न ऑफ वाटर अक्रॉस सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इसका क्या मीनिंग है कि ये जो ऑस्मोसिस है या डिफ्यूज़न है, दोनों है तो एक ही, दोनों का मीनिंग तो एक है, लेकिन आप कह सकते हैं थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस है। अगर सेल की बाउंड्री, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू कोई मूवमेंट हो रहा है तो वो ऑस्मोसिस होता है, और जो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिस डिफ्यूज़न में इन्वॉल्व नहीं होते हैं वही आपका डिफ्यूज़न होता है। एक हम छोटा सा एग्जांपल के थ्रू इसको कंसीडर करते हैं कि यहाँ पे आप सपोज करिए एक सेल है, और जो ये सेल है ये यहाँ पे आप कह सकते हैं यहाँ पे वेस्ट मटेरियल्स हैं। ये जो वेस्ट मटेरियल है इनका मूवमेंट यहाँ से यहाँ हो रहा है। तो आप यहाँ पे ये क्या है, ये डिफ्यूज़न का प्रोसेस है। ये जो है डिफ्यूज़न है, ये जो है डिफ्यूज़न है। क्योंकि यहाँ पे जो वेस्ट मटेरियल है वो मूव तो हुई, लेकिन उसमें कोई जो है सेल मेम्ब्रेन नहीं इन्वॉल्व है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं इन्वॉल्व है, इसीलिए ये डिफ्यूज़न कहलाता है। और दूसरी तरफ एक और हमारे पास सेल है जिसमें आप देखेंगे कि सेम है। अब इसमें ये है डिफ्यूज़न ही, लेकिन दोनों में बस डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे बात करते हैं हम ऑक्सीजन है, और यहाँ से ये जो है मूव करता है अंदर की तरफ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ऑक्सीजन है वो बाहर से अंदर की तरफ मूवमेंट किया सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो इसी को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस, इसी को ऑस्मोसिस कहा जाता है दोनों एक ही। ऑस्मोसिस जो है वो डिफ्यूजन है, दोनों जो है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के ही पास जाते हैं। उनका काम एक है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपके पास एक परफ्यूम की बोतल है, आप किसी रूम के एक कॉर्नर में जाइए और अगर वहाँ पे आप स्प्रेड करते हैं कोई चीज़ को, तो मतलब आप परफ्यूम को वहाँ अगर आप स्प्रे करेंगे तो आप दूसरे अगर कॉर्नर में जाएंगे तो वहाँ पे स्मेल पहुँच जाती है। ये क्यों होती है? यही एक डिफ्यूजन है, ये डिफ्यूजन के थ्रू ही होती है। लेकिन यहाँ पे जो ये डिफ्यूजन हुआ है ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ हुआ है। तो ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ हुआ, लेकिन इसमें कोई मेम्ब्रेन इन्वॉल्व नहीं है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसमें इन्वॉल्व ही नहीं है, इसीलिए डिफ्यूजन है। वहीं पे अगर यहाँ पे एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अगर पार जा रही से ऑक्सीजन सेल के बाहर से अंदर जा रही है या कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर से बाहर जा रही है, तो इसमें ऑस्मोसिस कहलाएगा वो। और अब हम बात करते हैं कि ये आइसोटोनिक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होते क्या हैं। तो ये सॉल्यूशन अगर ये बेसिकली है क्या, जो जैसे आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में यहाँ पे सिर्फ आप देखेंगे कि जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट पार्टिकल, ये सॉल्वेंट के इक्वल है। ये आप लर्न करने का बेहद ही इजी जो तरीका है वही मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो है सॉल्वेंट
सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों इक्वल हैं, इसीलिए जो आप इसमें सेल रखेंगे वो इसमें चेंज देखने को आपको नहीं मिलेगा। और जो हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है कि जो सॉल्यूट है वो कम होता है और सॉल्वेंट ज़्यादा होता है। जैसे आप यहाँ पे ये समझ सकते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन में कि जो हाइपोटोनिक सोल्यूशन होता है इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा प्रेजेंट होता है सेल में, और जो सॉल्यूट पार्टिकल है वो कम प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे जो वाटर पार्टिकल है इस पर्टिकुलर सोल्यूशन में वाटर जो है वो एक ज़्यादा होता है सॉल्यूट से। और जो हाइपरटोनिक सोल्यूशन होता है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में वाटर मॉलिक्यूल्स कम होते हैं। और सॉल्यूट के पार्टिकल्स जो हैं वो इसमें ज़्यादा होते हैं। तो अब इसमें होता क्या है कि जब आप किसी चीज़ को आइसोटोनिक सोल्यूशन में रखेंगे तो उसमें कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे हम बात करते हैं कि अगर आपने पोटैटो को एक प्लेन वाटर में रखा तो उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, तो इसीलिए वो आइसोटोनिक सोल्यूशन है। और अगर आपने किसी चीज़ को जैसे कोई आप एनिमल सेल है या प्लांट सेल है उसको आप हाइपरटोनिक सोल्यूशन में अगर प्लेस करते हैं तो वो अपने वाटर को लूज़ करता है। और वो लूज़ करता क्यों है? क्योंकि हाइपरटोनिक सोल्यूशन में आप देखेंगे कि वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं ये कम होते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स कम होते हैं और सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए वहाँ सेल के अंदर जो है वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसीलिए वो सेल अपने वाटर को लूज़ करेगा, ये सेल अपने वाटर को लूज़ करेगा और ये जो सॉल्यूशन है उसमें वाटर चले जाएंगे और जो पार्टिकल है वो श्रिंक हो जाएगा। और अगर आप वही पार्टिकल को आप हाइपोटोनिक सोल्यूशन में, आप किसी सेल को, एनिमल या प्लांट सेल को आप अगर हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखेंगे तो उसमें आपको क्या चीज़ देखने को मिलेगा? उसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं और सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स कम हैं। तो इसमें क्या होगा? सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स तो उसमें कम हो गए, वाटर के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हो गए। अब सेल में तो सभी चीज़ें प्रॉपर हैं, तो इसमें वाटर ज़्यादा है तो सेल वाटर को गेन करेगा और वो स्वेल हो जाएगा, वो फूल जाएगा। यही तीनों में डिफरेंस है। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए ये एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी 101% है, इसीलिए इसको आप लर्न कर लीजिएगा। और आज जो हमने टॉपिक कवर किए हैं उस पर कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं। हम डेली जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उससे जो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और जो भी इसके आंसर्स होंगे आप उसको ईमानदारी से कमेंट ज़रूर करिएगा। और अपने आप को जो टेस्ट स्कोर है, ये यहाँ पे 9 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट है, उसमें से आप जितना मार्क्स पाए उसको कमेंट में ज़रूर बताएं हमको। और जो भी आपको डाउट आज के इस लेक्चर में हुआ हो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो है कि व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ सेल मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन का एक दूसरा नाम क्या है? तो वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द सेल मेम्ब्रेन इज, सेल मेम्ब्रेन इसमें से क्या है? कंप्लीटली परमिएबल है, इम्परमिएबल है, सिलेक्टिवली परमिएबल है या नॉन लिविंग थिंग्स है? कंप्लीटली परमिएबल का मतलब किसी जैसे रिजिड सेल वॉल जो है कंप्लीटली परमिएबल है, किसी सब चीज़ को आने जाने की ये परमिशन है। इम्परमिएबल मतलब
कुछ सल्यूट ना सॉल्वेंट इसके सेल मेम्ब्रेन के अंदर बाहर नहीं जा सकते, मूव नहीं कर सकते। और सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब कुछ सेलेक्ट किए चीज़ों को ये आने अंदर बाहर जाने देता है, यही सही है। क्योंकि अगर सेल है, सेल तो नॉन लिविंग है ही नहीं, केवल सेल वॉल ही नॉन लिविंग है। यहाँ पे लिख देते हैं कि जो सेल वॉल है वही नॉन लिविंग है। ये पूछ सकता है कि जो इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर जो है नॉन लिविंग थिंग्स है, तो वहाँ पे आप सेल वॉल बता सकते हैं। नॉन टिक द करेक्ट ऑप्शन में पूछेगा। ये ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ, ऑस्मोसिस इसमें से किसका मूवमेंट है? ऑस्मोसिस जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट है। ऑस्मोसिस वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट है, एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड टू ए पोटैटो पीस केप्ट इन प्लेन वाटर? अगर एक पोटैटो को आप प्लेन वाटर में रखेंगे तो उसमें क्या होगा? देखिए ये एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी के हर एक एक्टिविटी, एक्सपेरिमेंट, लाइन टू लाइन कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि एक्टिविटी में अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पे ये बताया गया कि अगर आप पोटैटो को प्लेन वाटर में रखेंगे तो उसमें कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो आइसोटोनिक सोल्यूशन है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी होगा, नो चेंज अकर। व्हाट हैपेंड टू ए पोटैटो पीस केप्ट इन ए 20% सॉल्ट सोल्यूशन? अगर आप किसी पोटैटो के पीस को सॉल्ट सोल्यूशन में रख देंगे या जिसको हम कह सकते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखेंगे तो क्या होगा? तो उसमें सेल जो है वो स्वेल हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे या ग्रो होंगे या अपने आप को डिवाइड कर लेंगे। तो देखिए अगर आप किसी पोटैटो के पीस को एक हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखेंगे तो उसमें क्या होगा कि वो जो सेल है वो श्रिंक कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डिफ्यूजन पार्टिकल्स मूव फ्रॉम। इन डिफ्यूजन में क्या होता है? पार्टिकल मूव कहाँ से कहाँ करते हैं? याद होगा जब हमने आपको एग्जांपल बता रहे थे वहाँ पे हमने बताया कि अगर आप परफ्यूम की एक बोतल को कॉर्नर से स्प्रे करेंगे तो वो दूसरे तरफ जो है वो मूव करेगा। वो कैसे मूव करेगा? क्योंकि वहाँ पे जो आपने स्प्रे किया वहाँ पे तो एक बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है और दूसरे कॉर्नर में कंसंट्रेशन बहुत कम है, तो इसीलिए वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। इन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन आइसोटोनिक सोल्यूशन। एक आइसोटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है? दी सेल श्रिंक, सेल जो होते हैं वो फूल जाते हैं, स्वेल। दी सेल रिमेन सेम साइज, जो सेल का सेम जो सेम साइज के ही रह जाते हैं, या सेल जो है फट जाते हैं। तो ये ऑप्शन तो पहले ही नहीं होगा। और जो सेल है वो श्रिंक तब करता है जो हाइपरटोनिक सोल्यूशन में हो, और जो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में हो तब वो स्वेल करता है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका जो ऑप्शन है वो सेल जो है वो सेम साइज का होगा, ऑप्शन नंबर सी। इन ए हाइपोटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में अ सेल विल, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में अगर आप कोई एनिमल सेल, प्लांट सेल या कोई सेल को प्लेस करते हैं तो सेल में क्या देखने को आपको मिलेगा? सेल श्रिंक होगा, स्वेल होगा, या वो सेल ही मर जाएगा, या उसमें कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। तो कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा, ये आइसोटोनिक में होता है, इसलिए ये गलत हो गया। श्रिंक जो है वो श्रिंक तभी जब देखने को मिलेगा जब वो हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखा हो, और हाइपोटोनिक सोल्यूशन में जो है वो स्वेल कर जाता है। तो जो अगर आप किसी हाइपोटोनिक सोल्यूशन में एक सेल को रखते हैं तो वो जो सेल है वो स्वेल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन अ सेल विल, यहाँ पे कहा गया इन हाइपरटोनिक सोल्यूशन, सेल में क्या होगा अगर आपने सेल को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखा है? तो अगर आप एक सेल को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं तो सेल जो है एक श्रिंक हो जाता है। अब यहाँ पे आप कैसे याद रखेंगे कि हाइपरटोनिक में क्या होगा, हाइपोटोनिक में क्या होगा, आइसोटोनिक में क्या होगा? आइसोटोनिक में जो है वो कोई चेंज नहीं होता है। आइसो में जो है नो चेंज,
कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। और हाइपरटोनिक आप ऐसे याद रख सकते हैं कि हाइपर एक मेरे साथ आप मेरी बातों को दोहराइए, हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक हाइपरटोनिक। अब इसका मीनिंग हम समझते हैं। हाइपर में कोई चीज़, जैसे हाइपर, हाइपर का मतलब क्या, वो बहुत ज़्यादा। हाइपर में क्या है कि सॉल्यूट ज़्यादा है, हाइपो कम है। तो सॉल्यूट ज़्यादा है तो उसमें रखेंगे तो सेल श्रिंक। अगर हाइपो में रखेंगे तो हाइपर होगा, हाइपो में रखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो कम है, तो वो जो है वो हाइपर हो जाएंगे, सेल जो है हाइपर हो जाएगा। इसी तरीके से आप याद रख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तीनों स्लाइड में जिसमें भी कोई डाउट है आपको, आप स्लाइड 1 2 3 ऐसे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और सभी बच्चों के जो डाउट है वो रिप्लाई के थ्रू 101% उसको क्लियर किया जाएगा। तो कोई भी डाउट हो किसी भी सब्जेक्ट में तो आप उसको बेझिझक कमेंट करिएगा। और जो अगला लेक्चर है वो कल के दिन फिर आपको इसी चैनल पे देखने को मिल जाएगा। चैनल का नाम है रुद्रांश इरा। अगर आपको, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने जो फ्रेंड है, ताकि उनको भी ये सभी चीज़ें पता हो। और हम ये कोशिश करेंगे कि जो अगर आपका स्कूल जो है जुलाई में खुलने से पहले हम एक चैप्टर को कंप्लीट कर दें, बायो के एक चैप्टर को, फिजिक्स के एक चैप्टर को और केमिस्ट्री के एक चैप्टर को। इसमें आपको सभी जो है मैथ और साइंस पढ़ाया जाएगा एकदम डीपली और फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ पे क्वेश्चन है जो कि आपको कमेंट करना है। ये आपका क्वेश्चन जो है वो HW के फॉर्मेट में है। डेली आपको 1 से 2 क्वेश्चन HW ज़रूर दिया जाएगा और आप इसको कमेंट करिएगा। और सभी के जो कमेंट है उसको पिन कर दिया जाएगा। रॉन्ग होगा तो उसको भी रॉन्ग बता दिया जाएगा, सही होगा तो सही बताया जाएगा। और अगर जहाँ भी उसको उसमें मतलब सुधार करना है उसको भी बता दिया जाएगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है आप इसको कमेंट करिएगा इसका आंसर, कि अगर आप एक रेंज को एक प्लेन वाटर में एक पूरे रात के लिए छोड़ देते हैं तो उसमें उसके जो साइज है मुनक्के का, रेंज का, वो क्या होगा और वो क्यों होगा। अगर वो सेल श्रिंक स्वेल या नो चेंज होगा तो वो होगा क्यों, आप ये बताइएगा और इसको आप कमेंट कर दीजिएगा। और एक और क्वेश्चन है, कैन यू नेम द प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस चेंज। इस चेंज जो हुआ है यहाँ पे इस क्वेश्चन में, यहाँ पे वो चेंज का नाम क्या है, आप इसको कमेंट कर दीजिएगा। और ये व्हाट इज़ लाइफ जो क्वेश्चन है ये बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। इसको ये एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जा सकता है 5 नंबर का। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा है। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल पे नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो में कल, तब तक के लिए बाय बाय। और